बहुत स्वागत। खबर असरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अब शुरुआत करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा गदर आज से शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को सीधी चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन इस रैली में आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों के बीच वो तालमेल नहीं दिखा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने में जुटी थी, वहीं बाकी विपक्षी दल लोकतंत्र बचाओ के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने में लगे रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन के मंच से जो दावे, वादे और सवाल उठाए गए हैं, उन्हें देखने और सुनने के बाद कहा जा सकता है कि रामलीला मैदान का मंच अपने अपने हितों को साधने का अखाड़ा मात्र बनकर रह गया। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला पक्ष जेल में बंद केजरीवाल के मुद्दों को उठाना रहा, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के नेताओं का दावा था कि वो रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 सियासी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में शामिल सभी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईडी, सीबीआई, आईटी और ईवीएम जैसे मुद्दों पर जमकर बयान दिए गए, लेकिन इस मंच पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो सवाल उठाता है। क्या आम आदमी पार्टी और बाकी सियासी दलों के मुद्दे अलग अलग थे? जरा देखिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए। महारैली में इंडिया गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ को लेकर सभी नेताओं ने जम भाषण दिए। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को लगता है कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव में मैच फिक्सिंग हो रही है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। इंडिया गठबंधन की महारैली में 27 दलों के नेताओं ने यही समझाने की कोशिश की। मौजूदा सरकार विपक्ष का सफाया करने पर उतारू है। इंडिया गठबंधन की इस रैली पर बीजेपी नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहाँ रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा।
हैरानी की बात तो यह है कि जहां मंच से बाकी इंडिया गठबंधन के नेता ईवीएम, लोकतंत्र बचाओ, ईडी, सीबीआई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रहे थे, ठीक उसी मंच से आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बहाने देश को फ्री वाली गारंटी दे रही थी। सुनीता केजरीवाल के अलावा मंच पर मौजूद किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने चुनावी गारंटी या वादों पर भाषण नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल रामलीला मंच का मुख्य मुद्दा बनाने में जुटी थी। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। क्योंकि एक के बाद दूसरे नेता का चेहरा देखो, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं और कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो सच्चाई ये है कि आज चोर चोर मौसेरा भाई सब ने मिलकर रामलीला मंच से गुहार लगाई। कहने का मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बड़ा मोर्चा खोलने का दावा करे, लेकिन हकीकत में मंच से दिए गए भाषणों से ऐसा लगता है कि हर पार्टी अपने हिसाब से अपने संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल बड़ा मुद्दा था, जबकि कांग्रेस के लिए ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी मुद्दे थे। रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन की रैली का देश पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 27 पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। सब एक स्वर से यही आवाज बुलंद कर रहे थे, बीजेपी हटाओ। मोदी का नाम लेकर मोदी का विरोध करने पर भी पब्लिक में विपक्ष को सजा न दे दे, इस डर से तो कई नेता मोदी का नाम तक नहीं ले रहे थे। लेकिन देश ने यह देखा कि पूरा इंडिया अलायंस मिलकर मोदी पर भारी पड़ने की कोशिश में जुटा रहा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला मोदी सब पर भारी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत मशहूर डायलॉग है और इस डायलॉग की गूंज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में भी सुनाई पड़ती रही। इंडिया अलायंस की रैली में देश के बड़े बड़े मोदी विरोधी धुरंधर मौजूद थे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे आए थे, यूपी से अखिलेश यादव आए थे, बिहार से तेजस्वी यादव आए थे, बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी नहीं आई तो उन्होंने अपने दो नेता इंडिया अलायंस के मंच पर उतारे हुए थे। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आई हुई थी और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश हाथों में लिए खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी से खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन हर किसी की जुबान पर, हर किसी के भाषण में एक बात साफ साफ नजर आ रही थी और वो बात ये थी कि देश से मोदी को हटाना है। रैली का नाम ही रखा गया तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों के कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी के विरोधियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। कश्मीर के अंदर से अनुच्छेद 370 को हटाना एक ऐसा ही फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में धुर विरोधी रहे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और दोनों की जुबान पर एक ही मुद्दा था, मोदी के फैसलों का विरोध। फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहाँ टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होती और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आइन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। अखिलेश का भी यही दर्द उनके भाषण में फूट फूट कर सामने आता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का लगातार मिल रहा आशीर्वाद बड़े बड़े बीजेपी विरोधी राजनेताओं के गले की हड्डी बन चुका है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये समझ लेना, हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है, पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ बीजेपी पंजाब के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश की हुई है। पंजाब के चुनावी मैदान में पार्टी का भगवा झंडा लहराना इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। उधर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और लुधियाना से 2 बार के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से चुनाव जीता था, वो भी बीजेपी की सदस्य बन गई है। पहले ही दिल्ली से 3 और पंजाब से 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीटें जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 13 सांसद और राज्यसभा में 10 सांसद हो जाएंगे। इससे आम आदमी पार्टी की ताकत बहुत बढ़ सकती है। इसीलिए बीजेपी लोकसभा में आम आदमी पार्टी की राह रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं बढ़ा है तो वो पंजाब राज्य से है, और अब पंजाब की 13 में से 13 सीटें जीतने का जिम्मा केजरीवाल ने मान कंधों पर ही डाला हुआ है। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईडी कस्टडी में जाने के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल पहले से टूटा हुआ है। बीजेपी इन स्थितियों के बाद पंजाब में सबसे बड़ी सफलता हासिल करने की रणनीति में जुट गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मेरठ से लोकसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत धुआंधार अंदाज में की। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए मेरठ की जमीन को चुना है। इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरते हुए करप्शन पर करारा प्रहार भी किया। मोदी ने बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी किया। मेरठ में मोदी का मेगा शो। तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा।
ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज की हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया, लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ। लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार के औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। विपक्ष के तीखे हमलों को नरेंद्र मोदी ने मेरठ में धुआं कर दिया। मोदी ने जब मंच संभाला और रॉ में आए तो इंडिया अलायंस पर करारा प्रहार किया। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मेरठ में मोदी गरज रहे थे। विपक्ष के एक एक सवाल पर जवाब दे रहे थे। मोदी ने मेरठ को ही चुनावी प्रचार के आगाज के लिए क्यों चुना? क्या है मेरठ का मोदी से अजब कनेक्शन? इसे भी अब जानिए। मेरठ से चुनावी आगाज मोदी के लिए लकी है। पहली बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद से मोदी ने मेरठ से ही चुनावी प्रचार शुरू किया था। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में ही की थी। इसके अलावा 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बना दिया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। तीसरी बार 4 जून। ये तो अकाट्य सत्य है कि मोदी के मुकाबले में फिलहाल कोई नहीं। ना उनके जैसी रणनीति किसी के पास है, ना उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास है, ना ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास है। चुनावी मैदान में मोदी अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। विरोधी गठबंधन कितना ही भारी भरकम क्यों ना हो, नेताओं और पार्टियों की कतार कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोदी के बरक्स सबका कद खुद ब खुद घट जाता है। क्योंकि मोदी की मेहनत दिखती है, रंग आती है, जनता को भाती है। मोदी लोगों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि वोटर को उनकी छवि ही ईवीएम के बटन में नजर आती है। 24 का चुनाव मोदी में है। इस मोदी लहर की कार्ड किसी के पास नहीं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक कल बीजेपी मुख्यालय में होनी है। कल सुबह
11 बजे यह बैठक होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। घोषणा पत्र समिति में 27 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीएम भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो कल सुबह 11 बजे बीजेपी घोषणा पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी कल सुबह 11 बजे। 27 सदस्य इसमें हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान वो भी इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जो विदिशा से पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक है ये, कल सुबह 11 बजे। और अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनूप, कल ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो, बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए क्या मैनिफेस्टो में रखेगी, उसको लेकर एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। उसकी कल पहली बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस कमेटी में हैं, जिसमें पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उसमें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तमाम बड़े नेता कल बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि किन किन बातों को बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल करना है। आपको इसके अलावा बता दूं कि मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने बाकायदा सभी लोगों से और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर, आने वाले वक्त के लिए बीजेपी क्या क्या मैनिफेस्टो में शामिल करे। इन तमाम मुद्दों पर कल की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद बीजेपी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल लगातार नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। और मंडला के दौरे पर रहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ दफ्तर में वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह नर्मदा पूजन का कार्यक्रम है। संघ कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे और सुबह संघ कार्यकर्ता के घर भोजन भी करेंगे। मोहन भागवत मंडला के दौरे पर, मंडला के दौरे पर है संघ प्रमुख। कल सुबह उनके नर्मदा पूजन का कार्यक्रम है। संघ कार्यकर्ताओं के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा सुबह संघ कार्यकर्ता के घर ही वो भोजन करेंगे। आज संघ के दफ्तर में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंडला के दौरे पर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।